Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 2. So let's start. स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो पायलट प्लांट स्केल है वो होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इंपॉर्टेंस क्या थी और स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे। आज अपन पढ़ेंगे जनरल कंसीडरेशन, यानी कि जब पायलट प्लांट स्केल अप की बात की जा रही है, वहां पे जब लैब स्केल से पायलट प्लांट पे जब प्रोडक्शन किया जा रहा है तो अपने को कौन कौन सी जनरल कंसीडरेशन देखनी चाहिए। तो बेसिकली उसके अंदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स कितनी रहेंगी, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है, रिव्यू ऑफ फॉर्मूला, रॉ मटेरियल, रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कौन से रहेंगे, प्रोडक्शन रेट्स क्या रहेंगी, प्रोसेस इवोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, जीएमपी कंसिडरेशंस यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन कौन कौन से अपने को लेनी होगी, एंड ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड टू क्वालिटी अश्योरेंस, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर अपने को कौन सी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में लेनी होंगी। ये सारी की सारी चीजें जो जनरल कंसिडरेशन है वो अपन देखेंगे। तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जब भी अपन ने जो लैब स्केल पे जो भी रिसर्च की है वो पायलट प्लांट पे जाएगा, फिर पायलट प्लांट से वो प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, तो जो इसकी रिपोर्टिंग है यानी कि जो इसको कन्वे कर रहे हैं सिस्टम को कि इस तरीके से अपने को इसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्शन तक लाने तक, तो उसके अंदर जो भी स्टाफ है वो या तो कॉमन होना चाहिए या फिर एक एक्सपीरियंस स्टाफ कंटिन्यू हर प्रोसेस में साथ होना चाहिए या फिर गाइडेंस फॉलो करवानी चाहिए। तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि जो एक पूरा का पूरा स्केल अप किया जा रहा है रिसर्च से लेके पायलट प्लांट पे और पायलट प्लांट से फिर प्रोडक्शन में, तो उनकी जो स्टाफिंग है वो मस्ट बी सेपरेटेड, यानी कि सेपरेट होनी चाहिए ताकि ये काम पूरा का पूरा स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो में किया जा सके। यानी कि R&D ग्रुप विद सेपरेट स्टाफिंग इज नीडेड। The formulator who develop the product can take into the production and can provide support even after transition into production has been completed। यानी कि जो भी फॉर्मुलेटर है यानी जिसने भी R&D डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिजाइन किया है जो कि अब पायलट प्लांट पे जाएगा और फिर उसका एक लार्ज प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो कंटिन्यू हर एक स्टेप के अंदर है जो सपोर्ट कर सकता है और साथ ही साथ हर एक प्रोसेस को आसानी से देख सकता है। प्लस प्रोडक्शन जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक सारी की सारी फॉर्मुलेशन को आसानी से इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। फिर वेदर द रिपोर्टिंग अरेंजमेंट्स, द गोल ऑफ द पायलट प्लांट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी इनटू प्रोडक्शन। यानी कि बेसिकली जो ये रिपोर्टिंग अरेंजमेंट है इसका जो गोल होता है वो ये होता है कि जो अपन ने लैब स्केल से अब जो पायलट प्लांट पे जो प्रोडक्शन जा रहा है, अब जो पायलट प्लांट से लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन जाएगा तो ये जो सारा का सारा जो प्रोडक्शन है बहुत ही फैसिलिट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी या फिर मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली जो रिपोर्टिंग करने का रीजन है वो यही रहता है कि आप पहले से सब कुछ अरेंज कर लो कि अब स्टेप पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप पे किस तरीके से प्रोसेस रहेंगी ताकि जो मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं वो कम से कम हो सकें। फिर है द इफेक्टिवनेस ऑफ द पायलट प्लांट इज डिटरमाइंड बाय द ईज विथ विच न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस आर बॉट इनटू रूटीन प्रोडक्शन। यानी कि बेसिकली जो पायलट प्लांट का काम है कि भाई पायलट प्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उसका मेन ये है कि उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है। पायलट प्लांट में एक तरीके से इस तरीके काम किया जा रहा है कि जो भी लार्ज अपने को स्केल पर प्रोडक्शन करना था वो अपने को स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करके देख लिया कि अब जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम अपने को लार्ज प्रोडक्ट्स के अंदर भी मिलेंगे। तो बेसिकली जो पायलट प्लांट है वो ईज देखने के लिए किया जाता है कि जो न्यू प्रोडक्ट या जो प्रोसेस अपन बड़े रूटीन पे करेंगे उसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना आए, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो और उसमें बहुत ही ज़्यादा ईज हो। This can be best achieved by if a good relationship exists between the pilot plant group and the other groups with they are interact, namely research, development, processing, packaging, engineering, quality assurance, controls, regulatory and marketing। यानी कि जो पायलट प्लांट से अपन जब एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है जब जो पायलट प्लांट के जो लोग हैं उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनके साथ, प्रोसेसिंग के साथ, पैकेजिंग मटेरियल वालों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, क्वालिटी अश्योरेंस टीम के साथ, कंट्रोल टीम के साथ, रेगुलेटरी वालों के साथ एंड मार्केटिंग वालों के साथ। रीजन क्या है? क्योंकि जो पायलट प्लांट है वो वहाँ सब डिसाइड किया जाता है कि इसकी रेट क्या रहेगी, उसकी पैकेजिंग क्या रहेगी, किस तरीके से क्वालिटी टेस्ट इस पे लगाए जाने वाले हैं, कौन कौन सी रेगुलेटरीज या फिर गाइडलाइंस इसको फॉलो करनी है। तो जो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जब वहाँ पे इसको गाइड करेंगे तो ऑब्वियस है जो रिजल्टेंट है वो बहुत ही अच्छा निकल कर एट द एंड आएगा। फिर है पर्सनल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन है इस काम के लिए वो कौन से होने चाहिए, उन बेसिकली उनके अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में
A person should have scientists with experience in pilot plant operation as well as in actual production area are the most preferable. यानी कि जो पर्सन अपन ले रहे हैं पायलट प्लांट के अंदर, पहली बात तो उसे पहले से ही पायलट प्लांट ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ साइंटिस्ट पोस्ट वाले भी होने चाहिए, ताकि जो R&D में जो भी रिसर्च हुई है, कौन सा एक्सीपेंट यूज हुआ है, किस तरीके से उसको पायलट प्लांट पे अपन एक फॉर्मुलेशन के रूप में डिजाइन करने जा रहे हैं, वो सारा का सारा उसको आइडिया होना चाहिए। प्लस प्रोडक्शन एरिया के अंदर भी उनका वर्क किया जाना चाहिए, ताकि जो भी इनकम्पेटिबिलिटीज पहले आई थी या आगे आ सकती हैं, वो सारी की सारी उन्हें आइडिया में हो। फिर है as they have to understand the intent of the formulator as well as understand the perspective of the production personnel। यानी कि जो भी अपन पायलट प्लांट पे साइंटिस्ट ले रहे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो R&D में जो रिसर्च हुई है उसको भी वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, और साथ ही साथ अब जो अपन पायलट प्लांट पे काम कर रहे हैं वो एक लार्ज प्रोडक्शन में कन्वर्ट होने वाला है, तो जो प्रोडक्शन पर्सनल्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनके क्या पर्सपेक्टिव होंगे, उस हिसाब से वो उसको कन्वर्ट भी कर सके। The group should have some personnel with engineering knowledge as well as scale up also involve engineering principles। यानी कि जो भी ग्रुप पायलट प्लांट में काम कर रहा है, साथ में उसमें इंजीनियरिंग पर्सन्स भी होने चाहिए, ताकि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वहाँ इक्विपमेंट क्या होंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवानी होगी, किस तरीके से वो स्केल है जो रन करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें भी उनको नॉलेज में हो। है स्पेस रिक्वायरमेंट, तो ऑब्वियस है जब पायलट प्लांट पे अपन काम कर रहे हैं तो अब ये प्रोडक्शन स्पेस के हिसाब से कन्वर्ट होने वाला है, तो उसमें कितने कितने अपने को स्पेसेस रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ स्टोर किए जाने चाहिए, जो लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं उनको किस तरीके से है जो कि कम्युनिकेशन के लिए अपने को स्पेस प्रोवाइड करवाना है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए किस तरीके से स्पेस रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें भी एक जनरल कंसिडरेशन में आती हैं। तो बेसिकली जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो 4 तरीके से डिवाइड की जाती है। पहली तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि जो लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, उनको किस तरीके से अपने को स्पेस देनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर प्लेस, यानी कि जहाँ पे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स रखे जा रहे हैं वहाँ पे जो फ्लोर स्पेस है वो किस तरीके से होनी चाहिए। फिजिकल टेस्टिंग एरिया, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, वहीं पे उनकी क्लीनिंग हो जाती है, तो उनके लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। एट द एंड स्टोरेज एरिया, आइदर चाहे तो वो न्यू प्रोडक्ट हो या फिर वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, उनकी जो स्टोरेज है वो किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ऑब्वियस है कोई भी काम हो, चाहे वो एक रिसर्च स्केल पे हो या फिर वो पायलट प्लांट पे हो या फिर वो प्रोडक्शन लेवल पर हो, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे कि इतना बैच गया, इस तरीके से इसके रहे, क्वालिटी टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं, इवोल्यूशन जो भी कर रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेशन के रूप में भी जमा होने चाहिए। तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट है या उसके लिए जो स्पेस है वो भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अलग से रहती है। इन दिस adequate office and desk space must be provided for both the scientist and technician. This should be adjacent to the work area। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे वो अपना काम कर सके, जहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन कर सकें, एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए साइंटिस्ट के लिए भी और जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए भी। प्लस जो एरिया उनको दिया जा रहा है इट शुड बी कनेक्टेड विद द वर्क एरिया, ताकि जो डायरेक्ट जो वर्किंग एरिया में काम हो रहा है वो डायरेक्टली उसको रिपोर्ट वहाँ पे आसानी से सबमिट कर सकें। should have an area available whether 3 or 4 person can meet and discuss subject to mutual concern। यानी कि पर्टिकुलर वो एरिया इतना भी बड़ा होना चाहिए कि अगर उनको मीटिंग करनी है 3 या 4 लोगों की तो आराम से बैठ के वहाँ पे जनरल डिस्कशन भी कर सकें। फिजिकल टेस्टिंग एरिया, फिजिकल टेस्टिंग एरिया इज अ सेकंड रिक्वायर्ड एरिया है इन an adequate working area in which sample can be laid out and examined and where physical test on these samples can be performed। यानी कि ये सेकंड एरिया है जहाँ पे बेसिकली जो फिजिकल टेस्ट हैं सैंपल्स के वो परफॉर्म किए जाते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली एक पर्टिकुलर स्लैब है जहाँ पे परमानेंट तरीके से फिक्स किए जा सकते हैं। This area should provide permanent benchtop space for routinely used physical testing equipments like balance, pH meter and viscometer। यानी कि जो एरिया होता है एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि जो बेंच टॉप है वो परमानेंट फिक्स रहेगी और इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे पुट किए जा सकते हैं। स्मॉल साइज के इंस्ट्रूमेंट होंगे जो रूटीनली है जो काम आ सकते हैं, रूटीनली काम आने वाले वेइंग बैलेंस हो गया, लाइक पीएच मीटर हो गया, विस्कोमीटर हो गया, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अपन प्लेस कर सकते हैं। फिर है स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। This is the third area is discrete plant space where equipment needed for the manufacturing all type of pharmaceutical dosage form is located। यानी कि ये थर्ड एरिया है जहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बड़े इक्विपमेंट्स लगेंगे वो सारे के सारे लोकेटेड होते हैं। दिस इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइजेस नोन टू बी representative
ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी कि ये वेरियस साइज के अंदर अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कि आपको जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं उसके हिसाब से कौन सा रिक्वायर्ड होगा। यानी कि राइट ना आप पायलट प्लेट पे एक स्मॉल स्केल में काम कर रहे हो, बट जब भी आप इसको एक प्रोडक्शन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से यहाँ पर वैरायटी ऑफ साइजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। Intermediate sized and full scale production equipment is essential in evaluating the effect of scale up of research formulation and process। यानी कि वहाँ पे पायलट प्लांट पे जो काम करने वाले जो इक्विपमेंट्स है वो तो हैं ही, बट जब फुल स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो भी वहाँ पे रखे जाते हैं, ताकि बेसिकली जो इवोल्यूशंस हैं या स्केल अप पे जब ट्रांसफर होगा तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आएंगे फॉर्मुलेशन पे और प्रोसेस पे वो भी इवोल्यूट किए जा सके। The equipments can be stored in a relatively small area and brought out into a suitable work area for use। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं पोर्टेबल होने चाहिए, मूवेबल होने चाहिए, ताकि जब भी इनको काम के लिए अपने को लेना है तब जहाँ पे जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे अपन शिफ्ट कर सकें, और जब इनको वॉशिंग के लिए जाना है, क्लीनिंग के लिए जाना है तो इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ से शिफ्ट भी किया जा सके। प्लस जब भी काम हो चुका हो इंस्ट्रूमेंट का, ये आपस में फोल्ड होकर एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया के अंदर अपने आप को स्टेबल कर ले, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है जो अधिकांश मॉडिफाई होने चाहिए। सम इक्विपमेंट्स कैन बी क्लीन इन अ प्लेस, मोस्ट इक्विपमेंट इज बेटर हैंडल इन अ डेडिकेटेड क्लीनिंग एरिया। यानी कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे इक्विपमेंट प्रोसेसिंग में रहता है वहीं पे साफ कर लिए जाते हैं, बट काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरा का पूरा ओपन करके क्लीन किया जाता है, तो उनके लिए क्लीनिंग एरिया भी होना चाहिए जहाँ पे उससे आसानी से है जो क्लीन किया जा सके। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पोर्टेबल या फिर मूवेबल होने चाहिए ताकि उनको आसानी से मूव करके एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे लिया जा सके। फिर है स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया की अगर अपन बात करें तो बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर क्वारंटाइन एरिया नाम से जो स्टोरेज एरिया वो जाना जाता है। स्टोरेज एरिया बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक, जब आपका रॉ मटेरियल आया है तो उनको स्टोर करना है तो वो भी स्टोरेज एरिया है। एक, आप जो प्रोडक्शन शुरू हो चुका है तो उसके बीच में जैसे आज इतने काम होगा बाकी कल काम होगा तो उस प्रोडक्ट को जहाँ स्टोर किया जाता है वो भी स्टोरेज एरिया है। तीसरा, प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग्स हैं, जो कार्टन्स हैं या एम्पटी वायल्स हैं, एम्पटी एम्प्यूल्स हैं, उनको जहाँ पे आप स्टोर करते हो वो भी स्टोरेज एरिया है। और लास्ट में जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं या जो इवोल्यूशन के लिए जा रहे हैं वो भी स्टोरेज एरिया है। यानी कि एक तरीके से मटेरियल को एक दिन के लिए या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को जहाँ पे रखा जा रहा है वो सारे के सारे स्टोरेज एरिया हैं, उनको उस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली इट इज द फोर्थ एरिया एंड मोस्ट ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द इनएडिक्वेट इट इज स्टोरेज स्पेस। A separate provision should be made for the storage of active ingredients and excipient। यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं या जो एक्सीपेंट हैं, जो एक तरीके से रॉ मटेरियल हैं, इनके जो स्टोरेज है वो सेपरेट की जाती हैं। दिस शुड बी फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड एरियाज अकॉर्डिंग टू जीएमपी। यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी दो पोर्शन है जो डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है अप्रूव्ड प्लेस, दूसरा होता है अनअप्रूव्ड। यानी कि जो सैंपल्स जिनकी टेस्टिंग हो चुकी है दे आर नोन एज अप्रूव्ड, और जिनकी अभी टेस्टिंग बाकी है या फिर अनअप्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू जीएमपी, यानी कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से उसको अनअप्रूव्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। फाइनली दिस शुड बी स्टोर फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक बल्की मटेरियल। फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी एक अलग से स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। प्लस जो पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल लाइक जो कार्टन्स हैं या फिर जो एम्पेटी सिस्टम्स हैं जो बेसिकली काफ़ी बल्क होते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइज एरिया को कवर करते हैं, उनके लिए भी है जो स्टोरेज एरिया डिफरेंट होना चाहिए। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.